झारखंड के 8 लाख युवाओं को देंगे नौकरी, पूर्व सीएम चंपाई का बड़ा वादा, एक शर्त। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया है। पार्टियां सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लिए क्या करेगी, इसका भी ऐलान किया जा रहा है। बुधवार को जारी किए गए एक खुले पत्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बड़ा वादा कर दिया है। चंपाई ने वादा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए लाखों की संख्या में जॉब दी जाएगी। आइए जानते हैं चंपाई ने अपने ओपन लेटर में झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या वादा किया है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वादा किया कि आगामी चुनावों में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के युवाओं को भारी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। चंपाई सोरेन ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद 87 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। झारखंड के लोगों को लिखे पत्र में चंपाई ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के तुरंत बाद 2.87 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वैसे लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें जो किसी कारणवश नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। झारखंड की बदलती तस्वीर, सभी 81 सीटों पर फर्स्ट टाइमर वोटरों में युवक से ज्यादा युवतियां। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड से युवकों का पलायन कहें या युवतियों में जागरूकता, राज्य में 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता पंजीकरण में युवाओं को पीछे छोड़ युवतियां काफी आगे निकल चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 71 में युवकों की संख्या ज्यादा थी, जबकि 2024 में राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में युवकों को पछाड़ युवतियां आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि युवतियों के पंजीकरण के अंतर की बात करें तो पिछले चुनाव में युवतियों की तुलना में युवकों की संख्या चतरा में 1100, पाकुड़ में 1800 ज्यादा थी, जबकि इस चुनाव में युवकों की तुलना में युवतियों की संख्या चतरा और पाकुड़ में लगभग 5000 अधिक है। यही नहीं, पिछले चुनाव में जिन 69 विधानसभा क्षेत्रों में युवतियां पीछे थीं, उसके साथ साथ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगे निकल चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2019 के चुनाव में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं की संख्या 5,49,619 थी, जबकि इस चुनाव में ये युवा मतदाताओं की संख्या 11,84,150 है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में एनडीए का तैयार हो रहा वॉर रूम, भाजपा के केंद्रीय नेता करेंगे निगरानी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। एनडीए ने 2019 की कमियां दूर करते हुए इस बार हर हाल में किला फतह करने की योजना बनाई है, तो सत्ताधारी इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत दोहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार एनडीए ने कोल्हान में प्रमंडल स्तरीय वॉर रूम गठन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कोल्हान की सभी सीटों पर निगरानी की जा सकेगी। निगरानी के लिए संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेता को नियुक्त किया जाएगा ताकि कोई भी नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर भितरघात न कर सके। यदि भितरघात की रिपोर्ट मिलती है तो वैसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे चयनित नेताओं को संगठन से निष्कासित भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि वैसे तो कई अन्य क्षेत्रीय दल भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होना है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ आजसू और जेडीयू के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के साथ कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार उतरेंगे। झारखंड में जेएमएम के संभावित 18 प्रत्याशियों के नाम आए सामने, लिस्ट में हेमंत सोरेन और कल्पना भी। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। अगले 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 18 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। हालांकि पार्टी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है। सूत्रों के अनुसार गठबंधन में झामुमो 44 से 46 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकता है। उमाकांत रजक को भी चंदन कियारी से उतारे जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि उन्हें पता है कि अभी भी कई क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। विपक्ष ने 20 वर्षों तक राज्य को इतना पिछड़ा बनाया कि इसे आगे ले जाने के लिए अभी कई गुना जोर लगाना है, और यह जोर हम मिलकर लगाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा और विपक्ष के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ना है। आपके विश्वास और समर्थन के साथ हम मिलकर समृद्ध, विकसित और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे। दिशोम गुरुजी के सपनों का समृद्ध झारखंड बनकर रहेगा। भाजपा को फायदा पहुंचा रहा चुनाव आयोग, दोनों बंटी और बबली जैसे, झारखंड मुक्ति मोर्चा।
दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने बुधवार को एक तरफ निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। झामुमो ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि ये दोनों 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली के किरदार जैसे हैं। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में संवाददाताओं को संबोधित किया और आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव 2 चरणों में होंगे लेकिन एक रणनीति के तहत एक जिले के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पर मतदान होगा। जिस तरह से तिथियों की घोषणा की गई है उससे ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भट्टाचार्य ने दावा किया कि हजारीबाग के मांडू निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दूसरे चरण में होगा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष भाजपा नेता मतदान से पहले सभाएं कर सके और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित कर सके। आगे उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह रांची जिले के खेगरी और सिल्ली निर्वाचन क्षेत्रों में भी एक रणनीति के तहत दूसरे चरण में मतदान होगा। झारखंड में भाजपा 810 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इंडिया ब्लॉक में झामुमो 41, कांग्रेस 33 और राजद का 7 सीटों पर दावा। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 81 में से 68 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें आजसू को मिलेगी। लोजपा भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी की मांग पर अड़ी है। इससे मामला अटक गया है। जदयू के खाते में 3 सीट गई है। लोजपा जिद पर रही तो जदयू को 2, लोजपा को 1 सीट मिलेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग में इस बार एक नया प्रयोग हो रहा है। दरअसल आजसू बड़कागांव सीट से अपने नेता रोशनलाल को लड़ाना चाहता था। आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशनलाल पहले भी आजसू टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। मामला फंसा तो तय हुआ कि रोशनलाल बड़कागांव से ही लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के टिकट पर। अब वे भाजपा की सदस्यता लेंगे। इसके बाद बड़कागांव से पार्टी उन्हें प्रत्याशी घोषित करेगी। आपको बता दें कि दरअसल आजसू बड़कागांव के साथ मांडू सीट पर भी दावा कर रहा था, लेकिन भाजपा को यह मंजूर नहीं था। मांडू से आजसू के तिवारी महतो के नाम पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बात अटक गई। फिर बड़कागांव सीट से भाजपा की टिकट पर रोशनलाल को मांडू से आजसू के तिवारी महतो को उतारने पर बात बनी। प्रखंड से लेकर धनबाद जिला मुख्यालय तक भ्रष्टाचार चरम पर, अर्जुन राम मेघवाल। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में बुधवार को चिरकुंडा टाउन हॉल में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता मौजूद थे। अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कई बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज सभी गरीबों का पक्का आवास, शौचालय, हर घर नल जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कोयला व लकड़ी के धुएं से बचाने के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन की व्यवस्था की है। वर्तमान में गठबंधन की हेमंत सरकार प्रदेश के विकास के नाम पर कोयला चोरी करा रही है। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक भ्रष्टाचार चरम पर है। दलितों की हत्या सर्वाधिक झारखंड में ही हो रही है। गठबंधन के इस भ्रष्ट सरकार को हटा प्रदेश की जनता को भाजपा का डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। अगर झारखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी तो गोगो योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। आपको बता दें कि निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता का झूठा आश्वासन देकर हेमंत सोरेन ने सत्ता तो हासिल कर ली, परंतु 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान चुनाव से पूर्व किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। जनता सब जानती है। इस बार के चुनाव में महागठबंधन को जवाब देते हुए पूरे झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगी। मैया सम्मान योजना की राशि दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन साइबर अपराधियों ने इसे भी ठगी का जरिया बना लिया। वे योजना का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं को ठग रहे हैं। साइबर अपराधी वैसी महिलाओं को निशाना बना रहे हैं जिनके खाते में किसी वजह से राशि जमा नहीं हुई। वे इन महिलाओं से उनके बैंक खाते का डिटेल्स लेते हैं और रुपए उड़ा लेते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाएं ये पता लगाने रांची अंचल कार्यालय पहुंची कि उनके खाते में रुपए क्यों नहीं आ रहे हैं। इसी दौरान पता चला कि कई महिलाएं रुपए दिलाने के नाम पर ठगी जा चुकी हैं। दरअसल अंचल कार्यालय में ऐसे लोगों की सूची चिपकाई गई है जिन्होंने आवेदन तो किया लेकिन खाते में पैसे नहीं गए। इस सूची में महिलाओं का पूरा ब्यौरा है। साइबर अपराधी इसी सूची से महिलाओं का डिटेल्स निकालते हैं और उन्हें फोन कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। राजधानी में ऐसी कई शिकायतें आईं, लेकिन राशि कम होने के कारण वे एफआईआर दर्ज नहीं करा रही हैं। सिटी एसपी आर.के. मेहता ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई की जाएगी। 2014 में भाजपा आजसू ने किया था समझौता, सरकार बनी। 2019 में झामुमो कांग्रेस साथ लड़े, भाजपा हारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है।
एनडीए और इंडिया के घटक दल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? कौन प्रत्याशी होगा? जल्द ही घोषणा होने वाली है। इस बार चुनावी पिच पर एनडीए और इंडिया के बीच सीधी लड़ाई है। किस दल की गांठ किस गठबंधन से बंधेगी, ये साफ हो चुका है। एनडीए फोल्डर में भाजपा की आजसू, जदयू और लोजपा आर से वार्ता हो चुकी है। दूसरी तरफ झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले इंडिया में रहकर मुकाबला करेंगे। दोनों ही गठबंधनों का दावा है कि सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। गठबंधन से पार्टियों को होने वाले नफा नुकसान पर बात करें तो 2014 और 2019 में हुए 2 विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखना होगा। आपको बता दें कि 2014 में झामुमो और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो दोनों को नुकसान हुआ था। भाजपा की सरकार बनी थी। वहीं 2019 में भाजपा आजसू की राह अलग थी। झामुमो, कांग्रेस, राजद मिलकर चुनाव लड़े थे। नतीजा, भाजपा को सत्ता से हटना पड़ा। 2014 में भाजपा के खाते में 37 और आजसू के पास 5 सीटें थीं। अलग अलग लड़े तो भाजपा 25 सीट पर आ गई और आजसू को 2 सीटें मिली। इसी तरह 2014 में झामुमो व कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे। तब झामुमो को 19 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। राजद का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2019 में 7 लड़े तो झामुमो को 30 व कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। राजद भी 1 सीट जीतने में सफल रहा था और गठबंधन की सरकार बनी थी। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हेमंता बिस्वा और चिराग की मुलाकात में बन गई बात। जाने एलजेपीआर को मिली कितनी सीटें? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। बीजेपी, आजसू पार्टी, जेडीयू पार्टी के साथ साथ अब लोजपा आर भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान की बातचीत में झारखंड में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन चिराग की पार्टी कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान की बातचीत में झारखंड में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन चिराग की पार्टी कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। झारखंड पार्टी ने 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। पूर्व मंत्री एनोस एक्का के बेटे बेटी भी मैदान में। दरअसल आपको बता दें कि 1949 में गठित झारखंड पार्टी राज्य की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 75 वर्षों में झारखंड पार्टी कई हिस्सों में टूटी, लेकिन आजादी के बाद बिहार विधानसभा में भी झारखंड पार्टी झापा की गिनती प्रमुख विपक्षी पार्टियों में होती थी। कई दशक तक झापा ने छोटा नागपुर संताल परगना क्षेत्र में कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी, लेकिन पार्टी में अनेक बार टूट और बिखरने बावजूद अलग झारखंड राज्य गठन के बाद भी झापा की सरकार में बड़ी भूमिका रही। 1970 के दशक में झारखंड आंदोलन के बड़े नेता एनी होरो ने इस पार्टी को पुनर्जीवित किया था। बाद में एनोस एक्का ने पार्टी की कमान संभाली। एनोस एक्का झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे। अब झापा ने राज्य में 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का ने बुधवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इनमें से 2 सीटों पर एनोस एक्का के पुत्र और पुत्री का नाम शामिल है। आपको बता दें कि झारखंड पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल की चाईबासा सीट से कोलंबस हांसदा, मनोहरपुर से महेंद्र जमुदा को मैदान में उतारने का ऐलान किया गया। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सिमडेगा से आयरन एक्का, कांके से अनिल कुमार पासवान और कोलेबिरा से संदेश एक्का को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट को लेकर उथल पुथल। आजसू नेता को प्रत्याशी बनाने की चर्चा पर हंगामा। 50 से अधिक जेएमएम ने सीएम हेमंत से की मुलाकात। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर इंटरनेट मीडिया पर झामुमो की पहली सूची जारी होने का हवाला देते हुए चंदन कियारी से आजसू नेता व पूर्व मंत्री उमाकांत रजक को प्रत्याशी बनाने की चर्चा से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। आनंद फानन में जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी की अध्यक्षता में झामुमो नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद पूर्व प्रत्याशी विजय रजवार अपने पिता व केंद्रीय सचिव संतोष रजवार सहित बोकारो के 50 से अधिक नेताओं को लेकर रांची पहुंच गए। रात्रि 9 बजे सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद बोकारो जिला संगठन के निर्णय से अवगत करा दिया। हालांकि सीएम की ओर से पुख्ता आश्वासन नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा सरकार के काम को जनता के बीच ले जाएं। गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय होना बाकी है। जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने वालों में हीरालाल मांझी, संतोष रजवार, बीके चौधरी, मंटू यादव, अशोक मुर्मू सहित अन्य शामिल थे। इस मामले में हीरालाल ने कहा सीएम से केवल चंदन कियारी को लेकर मिलने नहीं गए थे, बल्कि जिले की स्थिति से अवगत कराने गए थे। पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, संगठन पूरी ताकत से उसे जिताने का काम करेगा। इधर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनसे बात नहीं हो सकी। चर्चा है कि यदि यह सीट भाजपा के खाते में जाती है तो उमाकांत झामुमो के उम्मीदवार हो सकते हैं।
उमाकांत ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत झामुमो से ही की थी। वर्ष 2019 के विस चुनाव में अमर कुमार बावरी को 67,739, उमाकांत रजक को 58,528 तथा विजय रजवार को 36,400 मत मिले थे। दीपावली और छठ पर आतिशबाजी करने की समय सीमा तय, पढ़ ले प्रशासन का नया निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि देश में दिवाली को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इस बीच झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB ने बड़ा निर्णय लिया है। उसने दीपावली और छठ पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय सीमा निर्धारित की है। इन त्योहारों के दौरान रात्रि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। पिछली बार दीपावली में जमकर आतिशबाजी हुई थी। लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और जमकर आतिशबाजी की। यही निर्देश छठ पूजा में सुबह के अर्घ्य के समय 6 से 8 बजे तक है। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर भी 35 मिनट आतिशबाजी की समय सीमा निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि JSPCB के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार 31 अक्टूबर दीपावली है। इससे एक दिन पहले और दीपावली वाले दिन वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापा जाएगा। बताया गया कि 125 डेसिबल से अधिक शोर वाले पटाखे नहीं जलाएं। शांत क्षेत्रों, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक संस्थानों से 100 मीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र में पटाखा फोड़ना वर्जित है। समूह में पटाखा फोड़ें। कम आवाज और ग्रीन पटाखा जलाने को प्राथमिकता दें। लड़ी वाले पटाखों का प्रयोग नहीं करें। 70,000 रुपये रिश्वत लेते देवघर का सिविल सर्जन गिरफ्तार, पड़े किस काम के लिए मांगा था घूस। दरअसल आपको बता दें कि देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को दुमका ACB की टीम ने बुधवार को 70,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। बंगाल नर्सिंग होम के प्रमाण पत्र के रिन्यूअल के लिए घूस ले रहे थे। सिविल सर्जन के खिलाफ बंगाल के आसनसोल रेलपार निवासी महफूज आलम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के समक्ष शिकायत की थी। शिकायत में उसने कहा था कि मधुपुर कॉलेज रोड में 2020 में बंगाल नर्सिंग होम के नाम से एक 10 बेड का अस्पताल उसने शुरू किया है। इसके लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है। अब उसका रिन्यूअल किया जाना है। सिविल सर्जन कार्यालय को रिन्यूअल के लिए आवेदन देने में 24 घंटे की देरी हो गई। काफी दिन बाद भी जब आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा से मिला। आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉ. सिन्हा ने रिन्यूअल के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। काफी आग्रह करने पर डॉ. सिन्हा ने कहा कि 3-4 किस्तों में पूरी राशि देने को कहा। साथ ही सिविल सर्जन डॉ. सिन्हा द्वारा घूस की रकम को बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया। ACB ने आवेदक को घूस की राशि 70,000 रुपये देकर बुधवार को सिविल सर्जन के पास भेजा। ACB की टीम ने डॉ. सिन्हा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।